कक्षा 12 के समस्त छात्र इस नौका विहार जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित शीर्षक गुंजन नामक रचना से लिया गया है। तो इसका कल जो आपका पहला जो पद पढ़ाया गया था उसके आगे का अगला भाग है आपका। एक बार फिर उसको देखते हुए प्रकाश डालते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप पहला वाला पद फिर एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है न समझ में आया हो। प्रसंग आपको कल ही बता दिया था। इसमें गंगा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है, क्योंकि गंगा को यहाँ पे अभेद रूप से आरोप करते हुए नायिका का रूप दिया गया है। रात्रि का शांत वातावरण था। कोमल स्वच्छ चांदनी चारों ओर छिटकी हुई थी। आकाश पलक रहित, अर्थात आकाश बिल्कुल अपलक इस पृथ्वी की, इस धरती की निस्तब्धता को देख रहा था, अर्थात शांत प्रियता को देख रहा था। रेत की सैया पर, रेत की सेज पर दूध जैसी शुभ्र वर्ण वाली ठहरे शरीर की गंगा, जो गर्मी के कारण अत्यंत दुबली हो गई थी, अर्थात थकी हुई सी खिन्न मना निश्चल लेटी थी। तपस्वी की कन्या जैसी पवित्र गंगा में प्रतिबिंबित चंद्रमा ही उसका मुख है। वह उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर, कोमल लहरों की कोमल हथेली पर अपना मुख रखे लेटी थी। कहने का तात्पर्य है, यहाँ गंगा को किसी स्त्री के समान गौर हथेली पर चांद सा मुखड़ा टेके अति मोहक मुद्रा में चित्रित किया गया है। आगे गंगा के वक्ष स्थल पर लहरें उर पर कोमल कुंतल, गंगा के वक्ष स्थल पर लहरें रूपी कोमल के पास बिखरे हैं। गंगा के गोरे अंगों पर तारों से सुशोभित नीले आकाश में, तारों से सुशोभित नीले आकाश में रेशमी साड़ी फहरा रही है। भाव समझ लीजिएगा। गंगा यहाँ पर तारों भरा नीला आकाश गंगा में जब प्रतिबिंबित हो रहा है तो ऐसा लगता है कि मानो सहस्र सितारों से बनी हुई नीली साड़ी हो, और जो गंगा के गोरे अंगों पर लहरा रही हो। आगे कहती है, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, गंगा के वर्तुल माने गोल, गंगा में गोल गोल लहरें उठ रही, कोमल लहरें उठ रही हैं, जो उसमें चांदनी का रेशम जैसा सुखदा सा कोमल प्रकाश पुंजीभूत होकर साड़ी की सिकुड़न का सा रूप दे रहा है, अर्थात वह सिकड़ी हुई साड़ी के समान प्रतीत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपको और आगे सब बता दिया गया था। आगे पंत जी कहते हैं अगले पद की ओर, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सी पीप पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पल, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो राजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राज भवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आगे इस का प्रसंग आप लोग देख लीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चांदनी रात्रि के में किए जा रहे नौका विहार का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। पंत जी कहते हैं, चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में हम नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर
शीघ्र ही आगे बढ़े। सत्वर माने शीघ्र। सिकता की सस्मित सीपी पर, और आगे कहते हैं गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा था कि मानो सस्मित माने मुस्कुराती हुई खुली रेती पर, सिकता माने बालू की रेती पर खुली मुस्कुराती मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। चांदनी रात्रि में, ज्योत्सना माने चांदनी रात्रि में मुस्काती हुई बालू की रेती पर सीपी, रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, इतने में क्या है, ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़े नावों की पालें नौका विहार के ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने अपने अपने लंगर उठा लिए। लंगर कहने का भाव यह है, लंगर जिससे नाव चलाई जाती हैं और जिससे रोकी जाती हैं इधर उधर, वो उसको लंगर कहा जाता है। तो देखिए, कहने का आशय है कि एक साथ में क्या हुआ, एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट पर चल। फिर क्या हुआ, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर तरिणी नदी, नौका, छोटी नौका। आगे देखिए, मृदु, और कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि कहने का तात्पर्य है, वे नौकाएं, छोटी छोटी नौकाएं, लंगर उठते ही नावें अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर हंसनियों के समान हृदय को आकर्षित करने वाली मंथर धीमी गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। वे फिर से एक बार देख लीजिएगा, लंगर उठते ही, उठा लंगर उठते ही छोटी छोटी लघुतरणी, छोटी छोटी नौकाएं अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान हृदय को मोहित करने वाली मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। तिर रही खोल पालों के पर, अपने पालों को खोल करके तैरने लगी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुल्लिन निर्भर, पुल्लिन माने किनारा, रजत माने चांदी के समान। और देखो फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो गंगा में तैरने लगी, गंगा का जल एकदम निश्चल माने शांत था, शांत और निश्चल था बिल्कुल, और जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा था, जो दर्पण के समान सुशोभित माने वैसे पवित्र होता है, साफ भी, स्वच्छ भी, और गंगा का जल एकदम शांत था जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा था। उस जलरूपी स्वच्छ दर्पण पर चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट किनारा, रेती का किनारा प्रतिबिंबित होकर दुगुने परिमाण वाला व्यक्त हो रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब कोई दर्पण में कोई भूमि का कोई भाग देखा जाता है तो दुगुना लगता है आकार में, और 2 गुना लगता है। उसी प्रकार से गंगा का किनारा, उसमें गंगा के जल में ऐसा लग रहा था कि वो परिमाण से बहुत बड़ा हो, बहुत भारी हो। फिर आगे 2 गुना, दोहरे माने 2 गुना, काला कांकर का राज भवन। फिर क्या हुआ, गंगा तट पर सुशोभित काला कांकर का राजभवन, काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा था। वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था, निश्चित प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सगन
वह ऐसा लग रहा, काला कांकर का भवन गंगा के जल में ऐसा लग रहा, प्रतिबिंबित लग रहा था कि मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो, प्रमन माने सो रहा हो। और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और अपनी झुकी हुई पलकों के द्वारा शांत मन से मानो वैभव रूपी स्वप्न को देख रहा, अर्थात वह उसके उस शांत मन में, झुकी हुई पलकों के द्वारा शांत मन में मानो वह वैभव रूपी स्वप्न उसके हृदय में तैर रहे हो। फिर आगे इसका काव्य सौंदर्य है। गंगा की तट का बड़ा ही स्वाभाविक और मनोरम चित्रण किया गया है, और यहाँ पर दुगने दोहरे ऊंचे का दर्पण से तात्पर्य है। यहाँ पर दर्पण के आगे की भूमि का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मालूम देता है देखने पर कि वह 2 गुना परिमाण वाला दिखाई देता है, आकृति का दिखाई। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार, शांत रस है, स्वच्छंद छंद है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। और आपका अगला भाग देख लीजिए इसी के अंतर्गत। फिर क्या हुआ, फिर अगले भाग में नौका से उठती जल हिलोर, जल पड़ते नभ की ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों से में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर यकमुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। इसमें कुछ अंश आया नहीं, आप लोग पुस्तकों की सहायता से आप लोग अवश्य अपना कार्य संपूर्ण करेंगे, हम आपको पूरा बता देंगे। फिर देखिए क्या हुआ, फिर आगे जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काला कांकर का जो राजभवन उसमें सोया है उसका प्रतिबिंबित ऐसा लग रहा है कि गंगा जल के शांत भवन में वह निश्चिंत होकर बिल्कुल एकदम शांत अपनी पलकों को बंद किए हुए वह उसके हृदय में वैभव के ऐश्वर्य के स्वप्न तैर रहे थे। उसके आगे का भाग, इसमें नौका से उठती जल हिलोर। फिर क्या हुआ, आगे लेखक कर महोदय कहते हैं नौका विहार के समय गंगा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, जब गंगा में नौका चलने लगी तब उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा का प्रतिबिंब आकाश मंडल में ऐसे सभी तरफ हिलते डुलते हुए प्रतीत हो रहा था। और हिल पड़ते नभ के ओर छोर, और विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक। निश्चल माने, और जब गंगा का जल बिल्कुल शांत हो जाने पर, जब गंगा का जल एकदम शांत हो गया तो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें प्रतिबिंबित तारों की छाया, प्रतिबिंबित उन तारों की छाया ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके कुछ खोज रहे हैं। विस्फारित माने फाड़ करके, नयन माने नेत्रों को। ऐसा लग रहा था उस गंगा के जल में तारों के समूह अपने नेत्रों को फाड़ फाड़ करके कुछ शांत गंगा के जल में कुछ खोज रहे हो। ज्योतित कर नभ का अंत स्थल,
और उस आकाश मंडल के अंतः स्थल में, गंगा के जल के अंतः स्थल में अंदर के भाग में उसको प्रकाशित कर रहे थे। फिर एक बार इस दोनों लाइन शुरुआत से। जब कवि महोदय कहते हैं, जब गंगा में नौका चलती है तो उसमें उठने वाली लहरों के कारण गंगा का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह आकाश मंडल में हिलडुल रहा है और विस्फारित नयनों से निश्चल माने जब गंगा का जल एकदम शांत हो जाता है तो क्या आगे की नीचे वाली लाइन में, ज्योतित कर नभकांत स्थल, तो आगे उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतिबिंब होती, उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतिबिंबित होती है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित करके, ज्योति माने आलोकित करके, उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके कुछ खोज रहे हो। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, और इन तारों रूपी लघु दीपकों को छिपाए हुए, इन तारों रूपी लघु दीपकों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही थी। और फिरती लहरें रुक छिप पल पल, फिर इधर उधर लगातार छिपती हुई प्रतीत हो रही थी। सामने शुक्र की छवि झलमल, और क्या हुआ, तभी अपने गंगा की शोभा में क्या हुआ, तैर रही थी इधर उधर। सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा था, सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा था और उसकी शोभा जल में ऐसे प्रतिबिंबित हो रही थी, उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान तैर रही थी, उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान तैर रही थी। रुपहरे कचों में हो उझल, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों, कच माने बालों, अर्थात गंगा की लहरों में छुप जाती, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहरे बालों में जो ओझल माने छिप जाती। लहरों के और अंतिम दो पंक्तियां, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सस निज तिर यक मुख, दिखता मुग्धा सा रुक रुक। फिर क्या हुआ, लहरों रुपहरे बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती और अपने यौवन से दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, और अपने यौवन से अनभिज्ञ मुग्धा नायिका जिस प्रकार से कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती और कभी घूंघट को उघाड़ देती, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र भी कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता और कभी छिपा लेता और कभी लहरों की चंचलता के कारण अर्थात छिप जाता। फिर एक बार इसका अर्थ, जब गंगा में नौका चलती है तो उसमें उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिलता डुलता हुआ दिखाई देता है। जब गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके उसमें अपनी आंखों को फाड़ फाड़ करके कुछ खोज रहे हैं। इन तारों रूपी दीपक, छोटे छोटे दीपकों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें कभी इधर छिपती और कभी उधर छिपती हुई प्रतीत
हो रही थीं। सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा था। सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा था, जो उस गंगा की जल में शोभा के द्वारा प्रतिबिंबित होकर परी के समान तैरती हुई नजर आ रही थी, दृष्टिगोचर हो रही थी। और वह कभी कभी चांदी जैसे सुंदर रुपहले बालों को गंगा की लहरों में छिप जाती। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है, अंतिम 2 पंक्तियां हैं। लहरों के घूंघट फिर अपने यौवन से अज्ञात मुग्धा नायिका के समान जो कभी अपने सुंदर मुख को घूंघट के अंदर छिपा लेती और कभी अपने मुख के उस घूंघट को उघाड़ देती, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का, शशि माने चंद्रमा, दशमी का चंद्रमा कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता। अर्थात जब गंगा में लहरें उठती हैं तो चंद्रमा कभी तिरछा हो जाता है, कभी छुप जाता है, तो एक नायिका के रूप में चित्रित किया है। और ऐसा लग रहा है कि कभी वह लहरों की चंचलता के कारण चंद्रमा उसमें उन लहरों में छिप जा रहा है। काव्य सौंदर्य देखिएगा। गंगा के जल में मानवीकरण पर आधारित आकाश, तारों और चंद्रमा की छटा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, रूपक उपमा, मानवीकरण अलंकार है, श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, प्रसाद और माधुर्य गुण है और स्वच्छंद छंद है। आज के इस प्रभाग में इतना ही। कल के भाग में आप लोगों को आगे का अध्यापन कार्य कराया जाएगा, शिक्षण कार्य, तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे। जहाँ पे न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे, या विद्यालय के संचालन पर आपकी सारी कमियों को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।